हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का जो हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितने भी पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सबको हम देख रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए तो हमारा ये सेकेंड लेक्चर होने वाला है। पहले वाले में हम लोगों ने कंप्यूटर का जो बेसिक था ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें मेमोरी क्या होती है और कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में खूब डिटेल में देखा था। हाँ, आप लोग उसको जो है ज़रूर देखिएगा। फिर सेकेंड पार्ट में करते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए कंप्यूटर एक बहुत बड़ा वेटेज है। कंप्यूटर प्लस साइंस अगर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी इन सब पे आएंगे तो एक अच्छा खासा लगभग 20 नंबर के आसपास पूछा जा सकता है। ठीक है, और मान के चलिए यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन इसी में से रिपीट होंगे, क्योंकि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जितने कंडक्ट कराया है पेपर, कंप्यूटर जितना क्वेश्चन पूछा वो तो कर ही रहे हैं, प्लस एक्सप्लेनेशन या व्याख्या भी डिटेल में देख रहे हैं और वहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या फोकस एरिया डिटेल में देख रहे हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इसको किसी भी टाइम आप घूमते टहलते टाइम में अगर आपको स्लो लगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के, लेकिन इसको कवर करने के ज़रूर जाइएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं और इन्हें जैसे देखिए पहला चैप्टर हम लोगों ने कल कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि www मतलब इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय और अनुप्रयोग, इससे कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने आज तक कितने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मतलब इसमें दो है, अभिकथन और कारक वाला जो क्वेश्चन आता है। पहला पूछा गया है कि वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, ये अभिकथन ए है। कारक क्या कह रहे हैं कि जब कोई भी उपकरण या डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक्स आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से बदल जाता है। दूसरा, तो अब आपको बताना है कि इसमें मतलब पहला दूसरा दोनों सही है, व्याख्या कर रहा है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है, या एक पहला सही है दूसरा गलत है, तो ऐसे करके जो बताना होता है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, कि ये जो है ये बदलता नहीं है, ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक्स आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे एक स्थायी और विश्वसनीय पता प्रदान करते हैं। आईपी एड्रेस वही होता है ना कि आपने देखा होगा कि कहीं भी कुछ भी अगर होता है तो आप किसी के भी लोकेशन, कॉल, इन सब पे आईपी एड्रेस से ट्रैक कर सकते हैं कि ये कॉल कहाँ से आई थी, कहाँ से चीज़ें संचालित हो रही, तो आप आईपी एड्रेस से ट्रैक कर सकते हैं। उसी के बारे में बात करें कि वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक्स आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे एक स्थायी और विश्वसनीय पता प्रदान करते हैं। जब कोई उपकरण या मतलब डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक्स आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से नहीं बदलता। ठीक है, तो हमारा इसलिए गलत है क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन था उसमें बदल जाता है क्या था, तो मतलब ये बदलता नहीं है। इसके विपरीत डायनेमिक्स आईपी एड्रेस बदलते रहते हैं। ठीक है, मतलब जो स्थायी आईपी एड्रेस वो नहीं है, तो जो डायनेमिक्स मतलब आप जिस लोकेशन चेंज किए इन सब पे तो फिर वहाँ के स्थायी दिखाना लगेगा, तो ये बदलता है। तो इसका कथन ए सही है और आर गलत है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब्स में पहुंच सकते हैं, तो है HTTP। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा HTTP क्या है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग www द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ये ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन ये टफ पड़ता है, तो हम लोगों ने पहले वाले में देखा था कि कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने बताया था कि जनरेशन वाला कंप्यूटर की, आप लोग क्या करिए इसको बस एक जगह नोट करके ना इसको बस रट डालिए, पढ़ डालिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। और ये देखिए अभी 2025 में पूछा गया था, स्टेनो के यूपी ट्रिपल एससी कराते उसमें, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी कभी मैच दी फॉलोइंग मगर आपको एक दो ही पता है तब भी उससे आंसर निकल आते हैं। ठीक है, तो एक तरफ इंटरनेट सेवा दिया गया और एक तरफ प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका दो आंसर हम लोग सीधे आते हैं कि इसमें है क्या। तो देखिए ईमेल का प्रोटोकॉल होता है SMTP या POP3 या IMAP। ठीक है, न्यूज़ ग्रुप में होता है NNTP और इंटरनेट टेलीफोनी में होता है VoIP और IRC होता है चैट या इंस्टेंट मैसेजिंग में होता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत अगर याद होती तो अच्छी नहीं होता, तो आप लोग नोट करके याद करने की कोशिश करिएगा। चौथा कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले कल भी डिस्कस किया था कि
जहाँ पे आए नहीं है तो पहले इसको सर्कल मार दे जिससे गलत नहीं हो, ठीक है। तो DSL, सेटेलाइट, डायल अप, फाइबर ऑप्टिकल्स, और इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नहीं पूछा है तो उसमें आप देखेंगे C, मतलब जो डायल अप होता है ये इंटरनेट जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रकार नहीं है। क्या नहीं है? डायल अप। अब देख लेते हैं। देखिए DSL, सेटेलाइट तथा फाइबर ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के उपकरण है, जबकि डायल अप क्या है? कनेक्शन टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है, ठीक है। तो ये टेलीफोन लाइन की तरह होता है डायल अप, समझ लीजिए। ये ब्रॉडबैंड या कनेक्शन इंटरनेट नहीं है, तो इसलिए आपसे नहीं पूछा तो C आना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 5वां कह रहे हैं कि पहले में स्पेस है, आपको भरना है। में सभी ऑनलाइन गतिविधियां सम्मिलित होती हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं, और वह तकनीक है जिसमें बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकालना शामिल है। तो क्या है? तो पहले में हो जाएगा आपको यहाँ पे, पहले में हो जाएगा डिजिटल फुटप्रिंट और डेटा माइनिंग, यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते हैं इसको कि डिजिटल फुटप्रिंट में सभी ऑनलाइन गतिविधियां सम्मिलित हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं, और डेटा माइनिंग, यहाँ पे होगा डेटा माइनिंग, वह तकनीक है जिसमें बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकालना सम्मिलित होता है। माइनिंग मतलब आपने सुना होगा ना कि जो क्रिप्टो होती है उसमें माइनिंग मतलब एक पैटर्न निकाला जाता है, और उससे माइनिंग समझ लिए किसी चीज़ की खोज करना, निकालना ही एक प्रकार से है ना। तो यहाँ पे ऐसे सबमिट होगा। आप देखिए 6 क्वेश्चन क्या है कि IRC का विस्तार कीजिए, मतलब एक प्रकार से फुल फॉर्म पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसका हो जाएगा इंटरनेट रिले चैट, ठीक है, B। तो IRC पूर्ण रूप से इंटरनेट रिले चैट होता है, यह संचार का एक माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कौन सा शब्द उस नेटवर्क को संदर्भित करता है जो आंतरिक उपयोग कौन सा शब्द उस नेटवर्क को संदर्भित करता है जो आंतरिक उपयोग के बड़े नेटवर्क को छोटे खंडों में विभाजित करने से उत्पन्न होता है। तो इसमें सब नेट इसका आंसर होगा। देख लेते हैं डिटेल में। कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में सबनेट या सब नेटिंग वह तकनीक है। अब देखिए यहाँ से ऐसे ना कि क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है सीधे आपको अगली बार इसी पूछ दे कि सबनेट जो या सबनेटिंग तकनीक क्या है, ये देख ले और आपको इसमें क्या है करके 4 स्टेटमेंट देख ले। तो इसलिए हम लोग इस डिटेल में थोड़ा देख रहे हैं कि अगर इसके आसपास भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप कर ले जाएंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में सबनेट या सबनेटिंग वह तकनीक है जिसके द्वारा एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, और इन छोटे छोटे नेटवर्कों को सब नेटवर्क कहा जाता है। सबनेटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है नेटवर्क को अधिक सुरक्षित, कुशल और व्यवस्थित बनाना, ठीक है। देखिए यहाँ भी है, आपको 2 कॉलम दिया गया है, तो 2 कॉलम में आपको मैच दी फॉलोइंग करना है कि मिलाना कि सही है कि नहीं। एक पे शब्द है, दूसरा शब्द का विवरण क्या होता है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग डायरेक्ट इसको भी आप नोट करके याद करने की कोशिश करिएगा। सीधे देखते हैं कि कह रहा है कि AT और L लॉन्ग लाइन क्या होती है, इसके बारे में है। तो टूटने के बाद लंबी दूरी की टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए इसमें ये शब्द यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि RBOC रीजनल बेल ऑपरेटिंग कंपनी AT एंड T के टूटने के बाद बनाई गई क्षेत्रीय कंपनियों को बोलते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि MFJ मतलब मॉडिफाइड फाइनल जजमेंट, इसमें इसका होता है कि 1984 कानूनी निर्णय जिसके कारण 1984 में NT एंड T का विघटन हुआ था। तो इसका ये हो जाएगा। और होता है LTA लोकल एक्सेस एंड ट्रांसपोर्ट एरिया, इसको बोलते हैं स्थानीय बनाम लंबी दूरी की टेलीफोन की सेवाओं को विनियमित करने के लिए बनाए गए भौतिक विभाजन, इसको बोलते हैं LATA, ठीक है। अब कहना है कि HTML का विस्तृत रूप है, मतलब HTML को फुल फॉर्म पूछ रहे हैं कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका हो जाएगा B, मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये देखिए कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग भी वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है, किसका? HTML का। अब देखिए कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरण मतलब डेटा ट्रांसमिशन की आवृत्ति की सीमा क्या होती है?
ठीक है। तो कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरण की आवृत्ति की सीमा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बैंडविड्थ। नहीं होता, आपने सुना किस बैंडविड्थ पे चीज़ें आ रही हैं, तो मतलब उस पर वहाँ पे डेटा आ रहा है या ट्रांसफ़र किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें किया जाता है कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या है इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं कि टेलीफोन नेटवर्क के तारों से डेटा संचारण एवं इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मतलब DSL। अब देखिए DSL का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोलते हैं, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं है? तो क्या अद्वितीय नहीं है? वर्क ग्रुप का नाम। ठीक है, इसमें ये नहीं है, जबकि कंप्यूटर का नाम होता, IP का पता होता और ये सभी होता है, इसमें ये नहीं है वर्क ग्रुप का नाम। देखिए IP एड्रेस कंप्यूटर का नाम दोनों ही अद्वितीय मतलब यूनिक होता है। IP एड्रेस नेटवर्क मतलब ये सोच रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि अद्वितीय मतलब कि जैसे कंप्यूटर का नाम कुछ यूनिक होगा, IP एड्रेस भी कुछ यूनिक होगा, लेकिन वर्क ग्रुप का जो नाम हो सकता है एक कई हो सकते हैं, यूनिक जरूरी नहीं हो, तो ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे IP एड्रेस कंप्यूटर का नाम दोनों एक अद्वितीय मतलब यूनिक होते हैं, जबकि IP एड्रेस नेटवर्क पर प्रयुक्त मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचरण मतलब स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं, यूनिक नहीं होता, ये मतलब हो सकता है कि कॉमन हो सकता है या नॉर्मल जनरल सा हो सकता है या कहीं का एक हो सकता है, तो वर्क ग्रुप का नाम यूनिक नहीं होता। एक कुकी पूछा गया, एक कुकी, और इसमें पूछ देंगे कि इसके बारे में आपको बताना क्या। तो एक कुकी क्या उपयोगकर्ताओं की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, देख लेते हैं, यही है ना। हाँ, एक कुकी आमतौर पर एक वेब, अब देखिए एक कुकी कुकी के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो कुकी आमतौर पर उन वेब एप्लीकेशनों को संचालित करने में मददगार होती है जो इंटरनेट पर हमारी प्राथमिकताओं, रुचि आदि पर निगाह रखते हैं, यानी कुकीज़ की मदद से। नहीं, आपने देखा होगा ना कि कुकीज़ का कभी कभी आता है कि आपको उसको बोलते हैं कि आप इसको एक्सेप्ट करिए। कुकीज़ नहीं होते, एक प्रकार समझ लीजिए ऐड टाइप के होते हैं, जो आपने कभी बात की कुछ ऐसे नहीं आने लगते हैं आपका बिहेवियर के हिसाब से नहीं, आपको वही चीज़ पसंद है फिर उसका ऐड दिखाने लगेगा, फिर आपने कुछ बात की तो उसका फिर मैसेज आने लगेगा, तो इस हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो कुकी आमतौर पर उन वेब एप्लीकेशनों को संचालित करने की मददगार होते हैं जो इंटरनेट पर हमारी प्राथमिकताओं और रुचि आदि पर निगाह रखते हैं, यानी कुकीज़ की मदद से वेबसाइट संचालक यह जान सकते हैं कि उसकी वेबसाइट पर कौन क्या देखता है और कितनी देर रहता है आदि। एक कुकीज़ उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में उनकी जानकारियों को संरक्षित करते हैं। ठीक है, मतलब आपका पर्सनल डाटा स्टोर करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो EPF नहीं है। ठीक है, जो PPP मतलब PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, और FTP क्या होता है? FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये 2016 लेखपाल का ही पेपर है, आप ध्यान रखिएगा, उसमें ही पूछा गया ग्राम विकास अधिकारी का। ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे EPF नहीं है। अब क्या है PPP? क्या होता है? PPP मतलब होता है कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इसको बोलते हैं URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का संबंध कंप्यूटर प्रणाली से होता है। जबकि EPF क्या होता है? नहीं, आपने EPF करता है मतलब कर्मचारी भविष्य निधि का से संबंधित कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो EPF जो करता है पेंशन टाइप में उसमें है। अब ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहाँ ध्वनि, वीडियो और डेटा साथ साथ संचालित होते हैं। तो ठीक है, वही है, इसके बारे में देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? ठीक है, तो इसमें क्या नहीं है? B मतलब PDF संचालित फाइल्स बनाना, इससे आपको क्या होता है कि आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है एक वायरस। इसमें से उपाय नहीं है। तो मतलब क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है
जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। मतलब बी वायरस, इससे जो हमारा जो है कंप्यूटर इससे वायरस से संक्रमित नहीं हो सकता, लेकिन जो ए, सी और डी हैं इनसे हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट और पीडीएफ फाइल बनाने पर कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित नहीं कर सकता, जबकि अन्य विकल्पों से वायरस को संक्रमण का खतरा रहता है। तो ये देख लीजिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो गूगल नहीं है। ठीक है, एक प्रकार से समझिए गूगल सर्च इंजन है ना, वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात की गई। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग और एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं। तो ये क्या होती हैं, ई लगा है, एम लगा है, इन सब पे तो हमारी ई सेवाएं प्रकार से हैं। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। ई कॉमर्स का अर्थ भाई, मतलब ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, वाणिज्य के सभी कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक की मदद से करना, इंटरनेट पर व्यापार करना। इंटरनेट के विकास ने कॉमर्स को आसान बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से दी जाने वाली सेवाएं आदि ई सेवाएं होती हैं। अब देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत वीडियो कहीं पे स्लो लगे या कुछ वो लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लस अगर आपको स्लो लगे तो थोड़ा सा आप लोग स्पीड इसके 1.25 करके, बट इसको ज़रूर से देख के जाइएगा पूरी वीडियो। ठीक है, आपको ये एग्ज़ाम हॉल में बहुत हेल्प करेगा जब क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, छोटी छोटी 15-20 मिनट, आधे घंटे के मैक्सिमम वीडियो रहती हैं, आप लोग इसको ज़रूर देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत प्रयुक्त होता है। तो प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। एक प्रकार से ऐसे पूछा, ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करती है। यही भी यहाँ पे पूछा गया है घुमा के, और ये ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्टिकल फाइबर संचारण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश तंतु, मतलब लाइट प्लेसर्स के रूप में भेजी जाती है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रतिबिंब कर सकते हैं, वही पूर्ण आंतरिक टोटल इंटर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब ये पाइप है उसमें ऐसे परावर्तन पूर्ण आंतरिक होता रहता है और उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर संचारण की जाती है। तो इस पे सिद्धांत पे कार्य करती है। आप कह रहे हैं कि स्पेस है किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप क्या है, तो ब्रैंडविड्थ आप हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बनेंगे ब्रैंडविड्थ किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित की जा सकने वाली डेटा की मात्रा का माप होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये भी मतलब थोड़ा सा कंप्यूटर अच्छा खासा पूछता है ज्ञान प्रकाश अधिकारी में। तो इसमें पूछना है कि कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग होता है। तो इसका हो जाएगा कि किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमताओं का परीक्षण करता है। इसको होता है पिंग कमांड। अब पिंग जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर है जो यह पता लगाता है कि कोई कंप्यूटर किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल तक पहुंच पा रहा है या नहीं। इसके लिए होस्ट एक संदेश भेजता है और यह देखता है कि कितने समय बाद संदेश पुनः मिल रहा है। अब देखिए वही है कि www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वही है वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। www हाइपर लिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का एक विशाल समूह जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया था। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे उपयोगी सेवा है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। तो इंटरनेट तक इसमें से कौन पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आंसर हो जाएगा ISP। अब क्या है इसके बारे में रीजन देख लेते हैं कि इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको बोलते हैं ISP। इसका फुल फॉर्म ही कौन, इसमें क्वेश्चन कौन इंटरनेट सेवा तक पहुंच प्रदान करता है। तो अगर हमें इसका फुल फॉर्म पता होता तो यहीं से हम लोग आंसर सही मार देते। तो इंटरनेट, इसका नाम ही फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता। एक कंपनी है जो ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है। डायल-अप, DSL के केबल मॉडेम, वायरलेस या समर्पित हाई स्पीड इंटरनेट सहित तकनीक का उपयोग करके डेटा प्रदान करती है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेस दिया हुआ एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। इसको बोलते हैं क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो किसी
आप एक्सप्लेन थोड़ा सा ज़रूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत घुमाता है या कुछ चेंज करता है तो आप यहाँ से सही कर ले जाएंगे। तो क्या क्लाइंट ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो किसी सर्वर द्वारा दी गई सेवाओं का उपभोग करता है या सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। सामान्यतः क्लाइंट की प्रकृति एक कार्य के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो क्लाइंट के क्या, उसका थिन क्लाइंट और हाइब्रिड क्लाइंट, इसको 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है किसको, क्लाइंट को। फिर देखिए स्पेस है, कह रहे हैं कि एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मक प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक या मतलब क्लाइंट कहा जाता है। तो इसमें वही है सर्वर, ठीक है। सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस होता है जो किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम और उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करता है। इसका 25, ठीक है। 26 देखते हैं, कह रहे हैं कि इसमें भी फिर इसमें स्पेस है, एक भौतिक स्थान जैसे भवन। देखिए ये वाले जितने लंबे क्वेश्चन होते हैं इसको आराम से आप पढ़ेंगे तो बहुत इजी से आंसर निकल आता है। इसको देख के बस घबराना नहीं, क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उतना ज़्यादा हमें क्वेश्चन के आंसर निकालने में इजी रहता है। तो इसमें स्पेस है, कह रहे हैं एक भौतिक स्थान जहाँ भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों को एक संग्रहण है, ठीक है। एक मतलब कह रहे हैं कि एक कोई स्थान भवन है जहाँ पे कई सारे उपकरण एक साथ जुड़े हुए हैं। यह छोटा सा या बड़ा हो सकता है, जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक गृहजाल मतलब होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय या विशाल विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं या उपकरणों का संजाल नेटवर्क हो सकता है। बस मतलब क्या, इसको सिंपल पूछना है कि एक भवन है जहाँ पे इंटरनेट ऐसे एक जाल सा बिछा हुआ, बहुत सारे डिवाइस हैं, हो सकता है वो एक कॉलोनी हो, स्कूल हो या और बड़ा हो सकता है कि जुड़े हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, इसको लैन बोलते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो सीमित क्षेत्र जैसे हो गया निवास, स्कूल, भवन, प्रयोगशाला, कार्यालयों के भीतर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं तो 27 में क्या बोल रहे हैं कि वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक मतलब सिंगल ग्राफिक्स इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवाओं का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। इसको बोलते हैं मैशअप। मैशअप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो वेब विकास में मैशअप एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो एक चित्रात्मक अंतराफलक, इसको अंतराफलक क्या होता है, सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवाओं का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में क्या कह रहे हैं, क्रॉलिंग हो गया, इंडेक्सिंग हो गया और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित हो, ये खोजी मतलब सर्च इंजन से संबंधित है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वही है कि क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग सर्च इंजन से संबंधित है। 29 कह रहे हैं कि स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका होगा हब का। तो स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु होता है जिसे हब नोड कहा जाता है। इसी से कंप्यूटर को संयोजित किया जाता है। पूरा नेटवर्क इसी केंद्रीय मोड पर निर्भर करता है। यदि केंद्रीय नोड फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है। अब देखिए ADSL स्पेस है, फिर डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय स्थान स्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन जहाँ पे आए आपको क्या करना है, 2 बार क्वेश्चन पढ़ लेना जैसे क्वेश्चन समझ में आए। कह रहे हैं ADSL कुछ चीज़ है, ठीक है। स्पेस दे रहे हैं कि डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। तो इसका उच्चतर मतलब ADSL उच्चतर डेटा दरों को अंतिम होगा इसका। तो क्या है इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। कहते हैं कि एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक प्रकार का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक है जो पारंपरिक वॉयस मॉडेम की तुलना में कॉपर टेलीफोन लाइनों पर तेजी दरों से डेटा का ट्रांसमिशन को सक्षम बनाती है। अब देखिए कि डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत बल्ब की अपेक्षा, ठीक है, स्पेस पर निर्भर होता है जो अति उच्च गति से उन इंटरनेट संयोजकों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होती हैं। अब
इसमें देखिए वही हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना कि जो क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर होती है वो प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसके इस सिद्धांत पे काम करती है। तो इसमें भी वही होगा प्रकाश। तो ऑप्टिकल फाइबर से में विद्युत का संचार नहीं होता बल्कि प्रकाश का संचार होता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। भाई ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। बस ये आप चीज़ें ध्यान रखिएगा। इससे लगभग एक आध क्वेश्चन हर साल ये ऑप्टिकल फाइबर जो है काफ़ी चर्चा में रहती है और बहुत ही सुरक्षित किसी डेटा को पहुंचाने का माध्यम है। इससे चर्चा बनी रहती है तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो किस पे काम करता है, किस सिद्धांत पे? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है। अब 22 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना, मतलब क्लाउड, देखिए जितना लंबा क्वेश्चन उतना डिटेल में अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उतना इजी क्वेश्चन आपको आंसर निकालने में फ़ायदा मिलता है। कह निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारीय संरचना, मतलब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन, उदाहरण मतलब दिए हैं कि व्यावसायिक इकाइयां द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है। यह किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा जाता है, प्रबंधित या संचालित किया जा सकता है। ठीक है, इसका होता है निजी क्लाउड। एक प्रकार से क्लाउड भी आप देखेंगे ना तो ये क्लाउड क्या होता है, एक प्रकार से स्टोरेज या फिर डेटा प्रदान करने का एक माध्यम में समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सिंगल संगठन द्वारा कई उपयोगकर्ता जैसे कि व्यावसायिक इकाइयों द्वारा अन्य उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है। यह संगठन एक तीसरे पक्ष या उसमें से कुछ संयोजन द्वारा स्वामित्व, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है और यह परिसर में या उसके आसपास में मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है कि निजी क्लाउड के बारे में बात हो रही है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता और ये सभी क्या है। ठीक है, तो क्रोम हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा कहना है कि इसमें सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस और ये हैं क्या। तो ये क्या है कि वेब ब्राउज़र हैं। ठीक है, तो क्रोम, सफारी और ओपेरा तीनों ही वेब ब्राउज़र हैं जो किसी उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट ब्राउजिंग की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो लंबी हो रही तो हम सोच रहे हैं कि इसमें इसको यहीं पे रहने देते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करके, क्योंकि थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में फैक्ट होता है, हम लोग सिमिलर नहीं होता तो वीडियो बोरिंग हो सकती है। तो अगले वीडियो में हम लोग 33 इसमें हम लोग कवर कर चुके हैं। अगले में जो है इसके मतलब 34 नंबर से अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को ज़रूर आप लोग लाइक कमेंट करिए और वीडियो में कुछ भी आपको और इम्प्रूवमेंट करने या सुधार करने की ज़रूरत है या फिर और किसी सब्जेक्ट की आप चाहते हैं तो उसको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।